नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तलाक लेने के बाद अपना सामान लेने पहुंची पत्नी ने ससुराल में ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 वर्षीय कमला जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 80 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ कमला, कोई परेशानी है क्या? तो कमला जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटी बहू का घर उजाड़ते देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हियरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए वे दोनों अलग हो जाएंगे। कमला जी की बात का जवाब देते हुए उनके पिता बोले, बेटी 15 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसे ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उसे तलाक लेने का फैसला कर लिया था। हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारी बात को समझे। आज 15 साल बाद इतिहास उसको दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही कमला जी की आंखें आंसू से भर आईं। तभी उनके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें राजीव के साथ होना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। दरअसल अब कमला जी का अपने पति कैलाश जी से तलाक हुआ था। उस समय उनका बेटा राजीव 10 साल का था। माँ बाप के अलग होने से राजीव अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से कमला जी अपने बेटे को लेकर मायके में रह रही थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजीव ने दिल्ली में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल हो गया। कमला जी और कैलाश जी को अलग हुए पूरे 15 साल बीत चुके थे और इन 15 साल बाद आज उनके बेटे राजीव की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब कमला जी राजीव के घर पहुंची और राजीव ने दरवाज़ा खोला, तभी उसके वकील का उसके पास फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो राजीव जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज़ भी मिल ही जाएंगे और उसके बाद आप और रूही मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज़ाद हो जाओगे। ये बात सुनते ही राजीव का कलेजा धक से रह गया। तभी कमला जी ने पीछे से उसे कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वो छिपा ना सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुबार आज वो हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि राजीव, हम लोग एक नदी के 2 किनारों की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद रूही ने सही कहा था, नदी के 2 किनारे कभी नहीं मिल सकते। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। जीवन को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता। काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ऑब्वियसली ना जाता। कैसे भी करके मना लेता तो आज हमें दिन ना देखना पड़ता। कमला जी राजीव की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वो जानती थी कि इस घटना से वो अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा अभी देर नहीं हुई है। एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देकर देखो। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और ये बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ।
मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर राजीव कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले राजीव ने रूही से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी माँ दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और राजीव अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कमला जी ने उसे प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा तो अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए मैं केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में रूही अपना बाकी का सामान लेने के लिए यहाँ पहुँचती होगी। इतना कहकर राजीव अपने कमरे में चला गया। अलमारी खोली तो उसमें रूही की कुछ साड़ियाँ और कपड़े पड़े थे, जिन्हें राजीव ने रूही की यादों के तौर पर सहेज रखा था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई और खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि उस अनुशासन में रूही का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार ना ढाल पाया। अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और रूही एक साथ होते। उधर राजीव के घर की तरफ आते हुए रूही के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है, जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई राजीव। अब समझ में आया है तो बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना ये जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक रूही को अतीत में ले जाने लगा। राजीव और रूही कॉलेज में साथ ही पढ़ा करती थी। वैसे तो रूही का ध्यान कभी राजीव की ओर नहीं गया था, लेकिन जब राजीव ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। राजीव का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात दूसरों को नहीं बताई थी। कॉलेज का आखिरी दिन था। रूही राजीव के पास आई और बोली, राजीव, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर राजीव कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने रूही के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन दोनों की जातियाँ अलग अलग थी, इसलिए शादी करना इतना आसान भी नहीं था। राजीव के परिवार वालों को तो कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन रूही के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर रूही भी अपने फैसले पर अड़ गई कि अगर शादी करूंगी तो राजीव से ही, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार रूही के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी, लेकिन कभी राजीव को दिल से अपना नहीं पाए। कॉलेज पास करने के बाद 2 साल बाद रूही और राजीव की शादी हो गई। रूही अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी थी, जब शादी के बाद रूही ने राजीव के घर में पहला कदम रखा था तो राजीव ने एक पेपर पर उसके पैरों के रियान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उस पेपर को एक फोटो फ्रेम में लगवाकर घर लेकर आया था। जब रूही ने ये सब देखा तो हैरानी से बोल उठी थी, अरे, ये मेरे पैरों के रियान तो तुमने तब लिए थे जब मैंने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ रूही, ये तुम्हारे पद चिन्ह हैं।
लेकिन ये फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए? रूही ने पूछा तो राजीव बोला, रूही, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वो अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राजीव के ये विचार जानकर हैरान रह गई थी रूही। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे राजीव सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर घर का लगभग सारा काम निपटा देता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके रूही को जगाता था। वो सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे थे। सुप्रभात रूही जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए राजीव ने कहा। लेकिन रूही तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। फिर राजीव ने कहा, उठो रूही, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी रूही बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड। लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने अपने सारे काम निपटा दिए। जी हाँ रूही जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो रूही बोली, अरे राजीव, कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती। तू अपना ऑफिस का काम संभाला करो, घर के काम की चिंता मत किया करो। तो राजीव बोला, अरे रूही, मुझे सभी कार्य सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी कार्य हो जाए तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है। प्रकृति कौन है? रूही ने मोह चढ़ाते हुए पूछा। तो राजीव बोला, अरे रूही जी, प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूम रही है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए। और वैसे भी ये सब काम करने में मेरा बहुत फ़ायदा है। अच्छा, तुम्हारा फ़ायदा कैसे है? रूही ने उत्सुकता से पूछा। तो राजीव बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज़ की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है तो सेहत का भी फ़ायदा हो गया। और अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएंगी, और अगर वो खुश हो गई तो हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, तो ये बात है, रूही मुस्कुराते हुए बोली। तो राजीव ने कहा, और वैसे भी ये घर मेरा भी तो है। तो रूही ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है? ये घर तो तुम्हारा ही है। जी नहीं रूही जी, सिर्फ मेरा नहीं, ये घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर। और हम दोनों से ही एक घर घर है, वरना ईंटों से बनी इमारत में रखा ही क्या है। और श्रीमती जी, जब ये घर हम दोनों का है तो उसका काम अकेले आप ही क्यों करें? फिर ये कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरत को ही करने चाहिए, आदमी को नहीं? क्या पत्नी उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रहे? कभी आदमी नहीं धो सकते? और रूही, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वो कर सकता है। अच्छा, ये बताओ चाय कैसी लगी? अरे पतिदेव, आपकी बनाई चाय मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। तो राजीव बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। राजीव, अब ये मुस्कान कौन है? प्यारी सी स्माइल देते हुए राजीव ने रूही को गले से लगा लिया। फिर रूही बोली, अच्छा राजीव, दीपावली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरे मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना।
अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी ही घर आ भी जाऊंगा और उनके लिए अपने हाथ से खास पकवान भी तैयार करूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को रूही के घर से उसके मम्मी पापा आए तो राजीव की आप भगत देखकर तो वह उसकी तारीफों की फूल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतते लगे। लेकिन एक दिन जब राजीव शाम को ऑफिस से घर लौटा तो रूही उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी। शायद सहेलियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर चैट कर रही थी। घर आते ही चलने की बदबू आने के कारण राजीव सीधा रसोई घर में गया। गैस बंद करके बाहर आया और बोला, रूही, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में व्यस्त हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। तभी रूही चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ नहीं आता राजीव, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन और सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और अपने आप को देखो, आज के ज़माने में भी तुम हज़ारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपनी खूबसूरत लम्हों की पिक्चर्स शेयर करते हैं और दूसरों की फ़ोटोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ़ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के ज़माने में तुम बटन वाला मोबाइल फ़ोन रखते हो और वो भी 10 साल पुराना। अपने कपड़े देखो, बाबा आदम के ज़माने के नज़र आते हो, सफ़ेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग ही नहीं है तुम्हारी दुनिया में। लेकिन राजीव, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग ज़िंदगी नहीं जीनी है। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी ज़िंदगी से, राजीव बोला। लेकिन रोही, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज़्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। अगर इन चीज़ों को हद में इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीज़ों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम सब सोचोगी न जब तुम अपने हाथ से इस फ़ोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं। इस बात पर रूही भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फ़ोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? नफरत होने लगी है मुझसे तुम्हारा चेहरा देखकर। अब तुम मुझे डिवोर्स देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बोरियत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दो। ऐसा कहते हुए रूही तो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन ये बात सुनकर राजीव जड़बत रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। इधर रूही बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, राजीव मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी थी। अपने मन की सुनकर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी। अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले राजीव ने अपनी पत्नी रूही से कहा, रूही, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। तो रूही उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह? राजीव प्रसन्नता से बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। ये सुनकर रूही बहुत खुश हो गई।
तो राजीव ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेकेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीब को खाना खिलाएंगे। ये बात सुनते ही रूही की हैरानी का ठिकाना ना रहा। गुस्से से वो बोली, कब तक राजीव? आखिर ये सब कब तक चलेगा? पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली। न तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे इतने बोर इंसान हो तुम। एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता अपनी पत्नी को। क्यों नहीं समझते कि जीवन में बदलाव भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। नीरस जिंदगी जीना इतना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? अरे एक ही तो जिंदगी है। कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं। लोगों को देखो, इतनी मॉडर्न है, एडवांस है, और वैसे ही जीने में मज़ा है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे या एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, ये सब तो तुम्हारी ज़िंदगी से कोसों दूर है। जानते हो राजीव, मेरी सहेली रीना, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर होकर आई है और इंडिया में तो ना जाने कितनी जगह घूम रही चुकी है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और ना जाने कितने ही मौक़ों पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें खींचकर पोस्ट करती है। कितने खुश दिखते हैं वह हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली रिया, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दी। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, इतनी खुश थी वो। बस एक मेरी किस्मत फूटी थी। लेकिन ये सुनने वाला कौन है? तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो। कछुए की चाल की तरह हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, प्रातः काल उठकर योग प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तुम्हें नकली दुनिया लगती है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हैं जो सामने वाले के ऊपर से ही निकल जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम लोग वही हजारों साल पीछे। खास मौक़ों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरे प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल जाता है। हुए के मुंह से ये सब बातें सुनकर राजीव बस हैरानी से उसे देखता रहा। उसे मालूम था कि यदि इस समय वह कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। अगले दिन वह रूही के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर की बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकल गया। इस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो सके, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ। देखो रूही, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ अपने पोस्ट शेयर करके उनके लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी होती है, जब सच में तुम्हें ज़िंदगी में किसी एक भी दोस्त की ज़रूरत होगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने, तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूँगा रूही, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे आसपास
और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नजर आते हैं। वो लोग उन तस्वीरों में जो भी वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन रूही, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालता। जब वो दुखी होता है, उदास होता है, उस पर तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करता। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांच और उत्साह से भरपूर है और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते? रोहित, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन बातों को इतना बड़ा देना, इन इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे, ये तो गलत है। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम ये ठान लें तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है रूही। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वह सिर्फ एक अन्य की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई रूही चाहिए। उस समय तो राजीव ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर लौटा तो देखकर दंग रह गया। रूही अपना बैग पैक कर रही थी। उसे देखते ही राजीव बोला, रूही, कहीं जाने की तैयारी है क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था? चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। तभी रूही बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं या कभी वापस नहीं आऊँगी। रूही की ये बात सुनकर राजीव हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, रूही, तुम ही तो कहती हो कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या ये जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? हम प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जी सकते हैं ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो रूही, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी राजीव की बात को काटते हुए रूही बोली, बस कुछ नहीं समझना है मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नज़रों में मेरे सपनों की कोई कदर नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही रूही अपना बैग उठाने लगी तो राजीव बोला, ठीक है ना, अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तुम्हें तो तुम ये घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। रूही ने गुस्से में कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यह वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए रूही राजीव का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ पहुंची। पिछली बातों से कोई रूही अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। तब तक रूही राजीव के घर के बाहर पहुंच गई। ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर रूही ने बैल बजाए तो उसकी नज़र घर की नेम प्लेट पर पड़ी, जहाँ लिखा था रूही और राजीव का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आई। बैल बजने पर कमला जी ने दरवाज़ा खोला तो रूही ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास दे दिया तो रूही हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय रूही का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुँच गई हूँ, मुझे मन से रूही ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, ज़्यादा देर तक वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है,
अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहाँ से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी रूही की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी थी जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों रूही, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी जिसके लिए तुमने अपने राजीव को छोड़ दिया था? फिर उसकी नज़र अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे राजीव ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और राजीव की वो तस्वीर जिसमें वो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर उसे सिर्फ एक ही सवाल कर रही है, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर? सहसा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसू को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने राजीव खड़ा था। रूही के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही राजीव मन ही मन उससे बोला, रूही, भले ही इस कागज पे लिखी सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो तो एक कागज में भी नहीं लिखी। कितना जरूरी था ये कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ राजीव बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो तुम? रूही ने पूछा तो राजीव अभी कुछ कहने लगा था कि इतने में रूही के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन आया। फोन कॉल सुनते ही रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसा नहीं हो सकता, कहते हुए रूही रोने लगी। रूही के रोने की आवाज़ सुनकर कमला जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर राजीव भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। रूही ने रोते हुए कहा, राजीव, मेरी सहेली रीना ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वह अस्पताल में एडमिट है, मुझे अभी उसे मिलने जाना होगा। कहते हुए जैसे ही रूही बाहर जाने लगी तभी राजीव बोला, रुको रूही, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। रूही राजीव के साथ स्कूटर पर बैठ गई, अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंची। रीना, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और ये सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वो तेरे बिना कैसे जिएगा? रीना बोली, अरे उसी ने तो मजबूर किया मुझे ये कदम उठाने पर। ये सुनते ही रूही आश्चर्यचकित रह गई और फिर बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना? तो रीना भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितनी ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसी जिंदगी जीने का? उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, फिर मैं जीकर क्या करूं? सारी सच्चाई जानकर रूही की आंखें फटी की फटी रह गई। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और राजीव के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी थी। उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी। फिर इन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद रूही और राजीव अस्पताल से बाहर आए तो राजीव ने पूछा, कहाँ जाना है रूही? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले लेना। रूही बोली, नहीं राजीव, तुम्हारे घर चलते हैं। एक बार मैं वापस चली गई तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते भर रूही के दिमाग पे विचारों का तूफान चलता रहा। सोचने लगी, ठीक ही तो कहता था राजीव कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नज़र आते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वो असल ज़िंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लग जाते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसी ज़िंदगी जिए और इसी जहदोजहद में
जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझ पाते। रास्ते में जब राजीव ने रेड लाइट पर स्कूटर रोका तो रूही ने देखा कि वहीं उनके पास एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए वही सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता हो। कितना बड़ा संबल होता है वो प्यार, जिसे पाकर एक औरत अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल बैठती है। कभी मैं भी तो राजीव के साथ ऐसे ही सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। तभी अपने हाथ में कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों के साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वह लोग घर पहुंचे तो राजीव बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो रूही। और जैसे ही राजीव कमला जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो रूही बोली, राजीव मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजीव ने रूही की ओर देखा तो रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर राजीव सहसा बोल उठा, तुम ठीक तो हो ना रूही? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? राजीव ने पूछा, लेकिन रूही चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका दिल बैठ जा रहा था, वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राजीव ने कहा, रूही एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, कि तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमज़ोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते राजीव की आवाज़ कांपने लगी तो रूही रुंधे स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज़ क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाज़त दे दी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में कब बदल दिया मुझे पता ही नहीं चला। और जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौटकर ना आ सकी। लेकिन इस सब में गलती तो मेरी थी जो ने वह मौका दिया। राजीव, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा है। डिवोर्स होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर जा रही है। आज मुझे समझ आया कि जो मेरी सबसे ज़्यादा परवाह करता था मैंने उसी की कद्र करनी नहीं की। जो बात तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी वो बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वो सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर जाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशन के इस ज़माने में हम दिन भर इतनी साइट्स पर विजिट करते हैं कि मैं अपने के पास बैठने का ही टाइम नहीं है। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन राजीव, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। कहते हुए रूही फवक फवक कर रो पड़ी, फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन राजीव तुम भी तो मुझे फ़ोन कर सकती थी ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की होती, या फिर मुझे लेने ही आ जाते। तो राजीव बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रखकर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते राजीव की आंखें भर आई। रूही राजीव के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राजीव। क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? वो जगह तो अभी तुम्हारी है रूही। तुम भले ही शारीरिक तौर पर ये घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये देखकर रूही के मुंह से तो ऐसे शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी रूही के फ़ोन की बेल बजी। हेलो बेटी, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और राजीव के घर। और अब से यही मेरा घर है। कहते हुए रूही ने फ़ोन काट दिया। उसका सिर राजीव के सीने से सट गया। राजीव ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद राजीव और रूही को पता चला कि कमला जी घर पर नहीं है। उन्होंने सारी तरफ देखा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। राजीव ने माँ को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठाया था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कमला जी का फ़ोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हमें बिना बताए कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई। बेटा, यूँ तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे। दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जिंदगी भर अफसोस हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।